तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का और आज हम 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला जो कि हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन। ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे एयर कंडीशनर आपका क्या होता है AC और ये इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रशीतलन। ठीक है, प्रशीतन इसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान लें HVAC है जो आपका, इसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड AC। हीटिंग VANTILATION वेंटिलेशन एंड AC एयर कंडीशनर। ठीक है, तो आपका ये होता है HVAC का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए आज आपका चौथा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो बट आपका आज चौथा लेसन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम जानते हैं कि HVAC आपका होता क्या है। देखिए HVAC जिसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर या कंडीशनिंग। ठीक है, HVAC क्रमशः थर्मोडायनामिक, फ्यूल्ड मैकेनिज्म और हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपका जो HVAC होता है ये आपका थर्मोडायनामिक, फ्यूल्ड मैकेनिज्म और आपका हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में मानव को सुखद अनुभव के लिए उपरोक्त तीनों का महत्व होता है। मतलब आपका गर्मी या सर्दी में मानव को अच्छा अनुभव देने के लिए, जैसे आपकी सर्दी है तो आपको गर्मी देने के लिए और अगर गर्मी है तो आपको सर्दी का अनुभव कराने के लिए इन तीनों का महत्व होता है। बिजली उत्पादन का 35% खर्च हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। देखिए ये तो आपकी टेक्निकल भाषा है। अगर हम HVAC को समझें कि HVAC होता क्या है, तो जैसे गर्मियों में हम AC लगाकर कमरे को ठंडा करते हैं, सीधा सीधा मतलब है आपके कमरे को ठंडा करना HVAC के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे ज़्यादा सर्दियों में आपके कमरे को गर्म करने HVAC के अंतर्गत आएगा आपका। तो देखिए बिजली उत्पादन का 35% खर्च हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर HVAC में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन एवं AC का मुख्य कार्य ताप को एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा विपरीत क्रिया से संबंधित है। ठीक, आपकी जो HVAC का जो कार्य होता है वो क्या होता है, AC का मुख्य कार्य आपके तापमान को एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे AC में एनर्जी इफिशियंसी रेटियो EER आपका क्या होता है। देखिए हीटिंग एंड कूलिंग उपयंत्र की एनर्जी इफिशियंसी रेटियो ऊष्मा आउटपुट BTU तथा पावर इनपुट WH का अनुपात होता है। आपकी जो हीटिंग एंड कूलिंग उपयंत्र की एनर्जी इफिशियंसी रेटियो होती है वो क्या होता है, ऊष्मा आउटपुट BTU तथा पावर इनपुट WH का अनुपात होता है EER। एनर्जी इफिशियंसी रेटियो बराबर आउटपुट हीट अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, AC पावर का EER अधिक हो तो AC अधिक कुशल होती है। मतलब देखिए अगर आपकी AC का EER ज़्यादा है तो आपकी AC ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए आपकी जो HVAC का उपयोग हो रहा हो, ठीक है, जो आपकी HVAC है उसमें आपकी ऊर्जा को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, आपकी ऊर्जा की बचत या बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं हम HVAC में, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए जब HVAC का उपयोग हो रहा हो तो कमरे बंद होने चाहिए। जैसे कि AC वगैरह जब हम चलाते हैं तो हम कमरे को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम AC चलाते हैं, तो इससे आपकी थोड़े ही समय में आपका कमरा ठंडा हो जाएगा और आप उसके बाद AC को बंद कर अपनी ऊर्जा की या बिजली की बचत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आवश्यकता हो तभी HVAC का प्रयोग करें। जब आपके कमरे में जैसे कोई हो तभी आप AC वगैरह चलाएं। ठीक, वरना आप AC ना चलाएं, तो जिससे हमारी ऊर्जा की क्या होगी, बचत होगी। मौसम के अनुरूप तापमान को संयोजित करें। आपके मौसम के अनुसार आप उसका HVAC का प्रयोग करें। पंखों का प्रयोग उचित रूप से करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पंखे का उपयोग करें।
जैसे कमरा ठंडा हो गया है, ठीक, उसके बाद आप एसी को बंद करके कमरे को चलाएं। आपका सीधा सीधा यहाँ पर मकसद है HVAC में आप ऊर्जा को संरक्षित करें, बिजली को बचाएं। उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, जैसा जैसा आप बनाकर लिख सकते हैं अपने दिमाग से भी, तो आप वैसा वैसा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पाँचवा हमारा पॉइंट है थर्मोस्टर का प्रयोग करना चाहिए। छठवां है उचित मांग अवधि से बचकर। सातवां है फिल्टर का मेंटेनेंस करके। और आठवां है टाइमर का प्रयोग करके, मतलब एक निश्चित समय तक के लिए आप HVAC का प्रयोग करें, AC का प्रयोग करें एक निश्चित समय के लिए, ये नहीं कि दिन भर चलने दें, ठीक है। नौवां है आपका अनावश्यक प्रकाश का उपयोग करके, ठीक। आप जैसे कि अनावश्यक प्रकाश जो बल्ब वगैरह आप जला रहे हैं तो उनको बंद कर दें, जिससे कि हमारे कमरे में हीट नहीं होगी और हमारा कमरा जो कि है वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। 10वां है हमारा ऊर्जा दक्ष उपकरण के प्रयोग करके, ऊर्जा दक्ष उपकरण के प्रयोग करके। 11वां है उचित दक्षता उचित क्षमता के HVAC का प्रयोग करके। 12वां है आपका भवन इंसुलेट करके। और 13वां है VFD का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक बार टेक्निकल भाषा में और एक बार आपको साधारण भाषा में समझा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा मेन मकसद है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं वेंटिलेशन, संवातन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवातन, ठीक है, वेंटिलेशन। देखिए ये क्या होता है, पहले तो आप साधारण भाषा में समझ लें। जो हमारे घर वगैरह होते हैं, ठीक, वहाँ पर हम वेंटिलेशन सुनते हैं। वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं बाहर की ओर, जो हमारे कमरे की या हॉल की गर्म हवा को एग्जॉस्ट करके बाहर की तरफ फेंक देता है और ठीक है, और आपके कमरे को ठंडा कर देता है। उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में लिखेंगे, ठीक, ऐसी भाषा में तो हम लिखेंगे नहीं। देखिए इस प्रक्रिया में प्राकृतिक या यांत्रिक विधि से वायु को लिया जाता है तथा छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की हवा को शुद्ध करके भवन के अंदर लिया जाता है। जो आपकी वायुमंडल की हवा है उसको शुद्ध करके अंदर लिया जाता है तथा भवन की अशुद्ध वायु या गर्म वायु को बाहर छोड़ दिया जाता है। आपके जो वेंटिलेशन है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है आपका मैकेनिकल एंड फोर्स्ड वेंटिलेशन और दूसरा होता है नेचुरल वेंटिलेशन। देखिए मैकेनिकल एंड फोर्स्ड वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, ठीक, इस प्रक्रिया में अंदरूनी वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। इसमें यांत्रिक मशीन द्वारा भवन के अंदर की शुद्ध हवा को निष्कासित या निकाल दिया जाता है, ठीक, निष्कासित किया जाता है या निकाला जाता है। इससे भवन के अंदर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। सीधा सा मतलब है जो आपकी मैकेनिकल एंड फोर्स्ड वेंटिलेशन है, इसमें हम पंखे का उपयोग करते हैं, ठीक, एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करके घर की आपकी जो गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। देखिए जब आपकी वेंटिलेशन में आपका एग्जॉस्ट फैन चलेगा तो उससे आपकी बिजली भी लगेगी, तो इससे आपकी क्या होगी, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। दूसरा हमारा वेंटिलेशन है नेचुरल वेंटिलेशन। देखिए नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, इस प्रणाली में भवन के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने के लिए भवन में खिड़की और दरवाजे को खोलना पड़ता है, जिससे वायुमंडल की शुद्ध हवा अंदर आ जाती है और गर्म हवा को बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए आप जो आपका कमरा वगैरह है वहाँ पर आपके वेंटिलेशन लगे हुए होते हैं, खिड़की जिसको हम कहते हैं, तो हम खिड़कियों को खोल देते हैं तो जिससे हमारे जो वायुमंडल की हवा है वो घर के अंदर आ जाती है और घर में से गर्म हवा बाहर की ओर निकलने लगती है। इसके बाद हमारा देखिए तीसरा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग, AC। देखिए यह प्रक्रिया ताप के निष्कासन द्वारा होती है। आपकी ये जो AC है यह प्रक्रिया आपकी ताप के निष्कासन के द्वारा होती है। AC के द्वारा किसी बंद स्थान पर तापमान, नमी, वायु के संचार एवं शुद्धता को इस प्रकार कंट्रोल किया जाता है जो वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को आराम पहुँचा सके, दवाइयों को खराब होने से बचा सकें, ठीक है। आपकी AC का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, AC का प्रयोग हम करते हैं जहाँ पर आपका बंद कमरा हो, ठीक, उसको ठंडा करने के लिए हम AC का प्रयोग करते हैं, जिससे आपके व्यक्तियों को, काम करने वाले व्यक्तियों को आराम मिले। बड़े बड़े ऑफिसों में हम AC का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्कर को आराम देने के लिए, ठीक है। और दवाइयों को ख़राब होने से भी बचाया जा सकता है, किससे, AC से, क्योंकि आपका जो कि है वो तापमान वहाँ पर ठंडा बना रहता है। पंखा, एयर कंडीशनिंग यूनिट और डक्ट्स, फिल्टर AC के मुख्य भाग हैं। आपके ये सब AC के क्या हैं, मुख्य भाग हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसी, एसी का वर्गीकरण। देखिए सबसे पहला आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसी में उद्देश्य के आधार पर। पहला आपका है कंफर्ट एसी, इसका प्रयोग भवन, ऑफिस, होटल आदि में किया जाता है। जो आपकी कंफर्ट एसी होती है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, भवन, ऑफिस, होटल आदि में करते हैं। इंडस्ट्रियल एसी, इंडस्ट्रियल एसी क्या होती है, इसका प्रयोग मशीन को बिना त्रुटि के प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी जो फैक्ट्री वगैरह में मशीनें होती हैं तो वो जल्दी हीट होने लगती हैं, तो वो हीट ना हो उनको ठंडा करने के लिए भी हम वहाँ पर एसी लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी मशीन आपकी ज़्यादा जल्दी गर्म ना हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं मौसम के आधार पर। आपकी पहली होती है मौसम के आधार पर विंटर एसी। इस एसी का प्रयोग वायु की ऊष्मा के साथ ड्राइनेस, इस एसी का प्रयोग वायु की ऊष्मा के साथ ड्राइनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपकी जो हवा है उसमें जो नमी है उसको ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है विंटर एसी का प्रयोग। इसके बाद आपकी आती है समर एसी, ठीक, मौसम के आधार पर। इसका प्रयोग किसी स्थान की हवा की ऊष्मा एवं नमी को कम करने के लिए किया जाता है। आपकी जहाँ पर भी किसी भी स्थान पर ऊष्मा या नमी हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समर एसी का उपयोग करते हैं। तीसरी आपकी आती है ईयर राउंड एसी। ईयर राउंड एसी मतलब आपकी ये किसी भी स्थिति में प्रयोग की जा सकती है, ईयर राउंड एसी। देखिए इसका प्रयोग सभी मौसम के अनुसार वायु की दिशा और दशा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आपकी ये जो ईयर राउंड एसी होती है इसका प्रयोग सभी मौसम में किया जाता है, ठीक है। तीसरा आता है आपके प्लांट के आधार पर। एसी का क्लासिफिकेशन आपका है तीसरा पॉइंट, प्लांट के आधार पर। देखिए सबसे पहले आपकी आती है विंडो ट्यूब एसी। एसी को सरलता से खिड़की में लगाने के कारण इसे विंडो ट्यूब एसी कहते हैं। जो आपकी खिड़कियों में एसी लगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, विंडो ट्यूब एसी, ठीक। आपकी प्लांट के आधार पर चल रहा है ये। देखिए आपकी ये जो एसी होती है ये आपकी विंडो ट्यूब एसी 1.5 टन से आपकी 2 टन तक की होती हैं, ठीक। ये टन क्या है, देखिए टन है एसी का आउटपुट। एसी के आउटपुट को हम टन में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट मौसम के आधार पर है पैकेज्ड और या कंसोल टाइप एसी, ठीक। पैकेज्ड या कंसोल टाइप एसी, इस प्रकार की एसी को कमरे के फर्श पर लगाया जाता है। इसकी क्षमता 3 से 5 टन की होती है। और आपका तीसरा आता है कंट्रोल एसी। इस प्रकार की एसी को कमरे के मध्य में लगाया जाता है। इसकी क्षमता 25 टन से ज़्यादा होती है। मतलब देखिए विंडो ट्यूब एसी आपकी कम कूलिंग करेगी, पैकेज्ड एसी आपकी ज़्यादा कूलिंग करेगी और सबसे ज़्यादा कूलिंग आपकी करेगी कंट्रोल एसी, ठीक है। 25 टन इसकी जो कि है वो आउटपुट होता है। इसके बाद हम आते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन प्रशीतन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य किसी वस्तु या स्थान का तापमान आसपास के वातावरण की अपेक्षा निम्न तापमान पर लाया जाता है। देखिए रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य होता है हमारे आसपास के तापमान से हमारे घर या कमरे का तापमान वो निम्न तापमान पर ला देता है, क्या आपका रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में जिस वस्तु को ठंडा रखना है उसे निरंतर ताप निष्कासित किया जाता है। उससे जिस भी वस्तु को आपको ठंडा रखना हो उससे आपकी क्या किया जाता है, निरंतर ताप निष्कासित किया जाता है। रेफ्रिजरेशन की कार्य प्रणाली 2 प्रकार की होती है। जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन है ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका वेपोर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस प्रणाली में वाष्प को प्रशीतक की तरह उपयोग करते हैं। आपकी जो वाष्प होती है उसको प्रशीतक की तरह उपयोग करते हैं। यदि वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव है, अगर आपकी वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव है तो इसे वाष्प से द्रव या द्रव से वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब वाष्प या वाष्पीकरण किया जाता है तो यह शीत पिंड से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जो आपके फ्रीजर वगैरह में लगे हुए होते हैं फ्रीजर, ठीक है,
उन्हीं को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक, ये आपकी एसी वगैरह इन सबसे ज़्यादा ठंडक ये देते हैं। ठीक, ये किसी भी पानी वगैरह को बर्फ़ पर, जहाँ पर बर्फ़ बनती है जिन जिन फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संघनन में यह ताप निष्कासित करती हैं जो कि ठंडा करने में उपयोग लिए जाते हैं। ठीक, ठंडा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा आपका आता है वेपोर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि एक तापमान एवं दाब पर इनकी दूसरे पदार्थ में अवशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, परंतु अन्य ताप एवं दाब पर इनकी दूसरी पदार्थ में अवशोषित होने की प्रक्रिया बहुत कम होती है। इसी सिद्धांत का प्रयोग वाष्प अवशोषित प्रणाली में होता है। तो देखिए, ये था आपका रेफ्रिजरेशन का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा HVAC आपका क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा वेंटिलेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एयर कंडीशनर क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो 4 टॉपिक के बारे में आज हमने बात की। इसी के साथ आपका चौथा लेसन है वो कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपका चौथा लेसन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो लेक्चर में हम अगले लेसन के बारे में पढ़ेंगे, आपका 5वां लेसन। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल या इंस्टा को भी ज्वाइन करें। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।